ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह कुछ सवालात हैं पास पेपर्स के जो पूछे गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। पार्टिकल्स पी एंड क्यू मूव ऑन अ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप वो इंक्लाइन प्लेन के लिए यूज कर रहा होता है, तो इससे कंफ्यूज मत हुआ करें, कई दफा पहले भी बताया है। पार्टिकल्स पी एंड क्यू मूव ऑन अ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। जैसे ही वर्ड स्मूथ आपने देखा, आप समझ गए कि फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, राइट, नो फ्रिक्शन। तो मूव ऑन लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, पी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ओ। से रिलीज का मतलब ये है कि जब ऊपर से फेंका जाता है तो वेट का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन करता है। फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कोई रुकावट ही नहीं है। तो पी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ओ ऑन द लाइन एंड 2 seconds later passes through point A with speed 3.5। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब समझ लें, इंक्लाइन प्लेन अगर मैं बनाऊंगा तो पार्टिकल ऊपर से रिलीज हुआ, इनिशियल उसकी 0 थी, और टाइम जब 2 सेकंड गुजर चुके थे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 3.5 थी। तो इनिशियल पता है, टाइम पता है, फाइनल पता है। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पी निकालें। अब क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पर मूवमेंट हो रही है, एम जी साइन थीटा जो फोर्स नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को नीचे ले जा रही है, वो कॉन्स्टेंटली एक्ट करेगी। और अगर फ्रिक्शन होती भी तो वो बैकवर्ड्स एक्ट करती, मोशन को रेजिस्ट करती, अब द इंक्लाइन प्लेन एक्ट करती। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए होता, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए के मुताबिक। पर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए होगा। बहरहाल यहाँ पर क्योंकि अभी एक्सेलरेशन पूछी गई है और आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कांस्टेंट है, और नेट फोर्स इज एम जी साइन थीटा ओनली। अगर फ्रिक्शन होती तो भी नेट फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन होती, इन विच केस इवन देन द नेट फोर्स वॉज वुड हैव बीन कांस्टेंट। तो मतलब फ्रिक्शन हो या ना हो, दोनों सूरतों में नेट फोर्स कांस्टेंट रहेगी, लिहाजा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, और फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालने के लिए हम नेट फोर्स इक्वल टू एम ए का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए जब करेंगे, एम एम कट जाएगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं मास तो दिया हुआ नहीं है। तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो अब ये इंक्लाइन प्लेन पे जब याद रखें, जब इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होता है, ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करता है, तो ए जी साइन थीटा होता है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो ए माइनस जी साइन थीटा के बराबर होता है। क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए के मुताबिक जब ऊपर जाता है तो 0 - mg sin थीटा इक्वल्स टू एम ए हो जाता है, और एम एम कटने की वजह से ए माइनस जी साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे नीचे जाने की वजह से ए जी साइन थीटा, और ऊपर की वजह से ए माइनस जी साइन थीटा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। अब यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है फ्रिक्शन 0 है, इनिशियल 0 है, टाइम 2 सेकेंड्स है, और ओ से ए तक ऑब्जेक्ट गया है, और फाइनल वेलोसिटी 3.5 है। तो मैंने यहाँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल किया हुआ है, अगर आप देखें तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपका पार्ट नंबर 1। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स, ऐसा v की जगह v रखा, u की जगह u और t की जगह 2, तो a आ गया 1.75। फिर मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना था, तो एम जी साइन थीटा नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा है। The force that is acting downwards is mg sin theta। सही है, एम जी साइन थीटा ड्राइविंग नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को ले जा रही है। एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ ले जा रही है, तो एम जी साइन थीटा -0, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इक्वल्स टू एम ए, और एम एम कट गया तो ए जी साइन थीटा के बराबर हो गया। एक्सेशन मेरी आ चुकी थी इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसको रखा, टेन साइन थीटा से इक्वेट हो गया, क्योंकि जी 10 होता है, आपको पता है ये बात। और 10 जब डिवाइड हुआ, साइन इनवर्स किया, तो आपके पास थीटा आ गया। और मुझे इसने कहा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देना है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप डिग्री में देते हैं, और डिग्री के एंगल्स को 1 डेसिमल प्लेस में दिया जाता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स 0.175
ये तो 10.079 3 डेसिमल प्लेस में, और फाइनल आंसर राउंड ऑफ करके 10.1 डिग्री। ये आपका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब इसे पार्टिकल पी का सिनेरियो था, जिसमें पार्टिकल पी जो है 2 सेकंड तक ट्रेवल करके पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक पहुंच चुका था। सही है जी। वो भी मैं फिर हटा देता हूँ। हाँ, ये पार्टिकल पी का पूरा मामला था, ओ से ए तक मूवमेंट, टाइम 2, इनिशियल 0, फाइनल 3.5, फ्रिक्शन जो रेजिस्ट करती है वो थी ही नहीं, फ्रिक्शन है 0। अब वो कह रहा है एट द इंस्टेंट दैट पी पासिस थ्रू ए, जिस वक्त पार्टिकल पी ए से गुजरा, एट द इंस्टेंट दैट पी पासिस थ्रू ए, जिस वक्त पार्टिकल पी ए से गुजरा, द पार्टिकल क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ओ। At the instant that P passes through A, the particle Q is released from rest at O. अब आपको पता है पार्टिकल P जो है वो O से रिलीज हुआ था। जैसे ही ये पार्टिकल P पहुंचा यहाँ पर, तो उस वक्त पार्टिकल Q O से रिलीज हो गया। At time t seconds after Q is released from O। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। t सेकंड जो है किसका टाइम है? t सेकंड्स Q का टाइम है। काइनेमेटिक्स के जो सवाल थे उसके अंदर भी इस तरह के सवाल आते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चीजें लिंक्ड हैं। मतलब जो आपने पुराने टॉपिक्स किए हुए हैं, अगर वो सही से नहीं किए हुए, तब आपको मुश्किलात ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा पुराने टॉपिक्स का पक्का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सुने, एट टाइम टी सेकेंड्स आफ्टर क्यू इज रिलीज फ्रॉम ओ। तो टी सेकेंड्स आफ्टर क्यू इज रिलीज फ्रॉम ओ, इसका मतलब ये जो टाइम है टी सेकेंड्स, ये क्यू का टाइम है। क्यू को रिलीज करने के बाद का टाइम, टी को रिलीज रिलीज करने के बाद का टाइम नहीं। पी को तो हमने पहले रिलीज किया है, पी को पहले रिलीज किया है, लेकिन ये क्यू का टाइम है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एट टाइम टी सेकेंड्स आफ्टर क्यू इज रिलीज फ्रॉम ओ, जब क्यू को रिलीज हुए हुए टी सेकेंड गुजर चुके हैं, तो उस वक्त पी को रिलीज हुए हुए कितना टाइम हो चुका होगा? टाइम बताएं जरा पी का। क्यू को रिलीज हुए हुए अगर टी सेकेंड्स हो चुके हैं, तो उस वक्त पी को रिलीज हुए हुए कितने सेकेंड्स हो चुके होंगे? नहीं, सही है, जवाब तो सही नहीं है। जी, t+2 सेकेंड, वेरी गुड। लेकिन जो पहले रिलीज होता है उसका टाइम ज्यादा होता है। काइनेमेटिक्स में ऐसे सवाल थे कि अगर पी का टाइम टी सेकेंड है और क्यू बाद में रिलीज हुआ 2 सेकंड बाद, तो हम क्यू का टाइम t-2 करते थे। और गलतफहमी होती थी कि जो बाद में रिलीज हुआ, जो बाद में निकला, उसका टाइम ज्यादा है, प्लस कर रहे होते थे हम, जबकि ऐसा नहीं है। जो बाद में निकलता है उसका टाइम कम होता है। सब यहाँ क्योंकि जो बाद में निकला उसका टाइम टी डिफाइंड है। एक तो होता है ना कि पी का टाइम टी है, तो क्यू का टाइम t-2 है, जो बाद में निकला उसका टाइम कम है। लेकिन इसने टी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो टी सेकेंड जो है क्यू का टाइम है। जब क्यू का टाइम टी सेकेंड है, तो पी का टाइम t+2 सेकेंड होगा, क्योंकि पी तो पहले निकला था। जो पहले निकला था 2 सेकंड पहले, उसने ज्यादा टाइम लिया हुआ होगा। तो कह रहा है एट टाइम टी सेकंड आफ्टर क्यू इज रिलीज फ्रॉम ओ, द पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर 4.9 मीटर्स अपार्ट। अब जरा सोचें, जब पार्टिकल पी निकल के पार्टिक पॉइंट ए तक पहुंच चुका था, जब पार्टिकल पी यहां से यहां पहुंच चुका था, उस वक्त पार्टिकल क्यू निकला। अब जब पार्टिकल क्यू निकला, उस वक्त भी पी और क्यू में कुछ फासला था, और ना सिर्फ फासला था बल्कि पी जो है ज्यादा स्पीड पे भी था। लिहाजा अब हर सेकंड पी जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, और क्यू कम डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, क्योंकि क्यू की स्पीड कम है, वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा। तो देखा जाएगा तो ये भी नहीं है कि कांस्टेंट रेट पे डिस्टेंस का फर्क आ रहा है। ये भी नहीं कह सकता मैं कि अगर 2 सेकंड में जितना मतलब इनके दिन में जितनी डिस्टेंस थी, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से डिस्टेंस इंक्रीज होगी। नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड डिफरेंट है।
दोनों की स्पीड कांस्टेंट होती है तो फिर हम कहते हैं कि भाई जितनी डिस्टेंस इनमें पहले थी उतनी ही डिस्टेंस इनमें बाद में भी होगी, क्योंकि सेम स्पीड है, सेम एक्सेलरेशन है, तो लिहाजा इनकी डिस्टेंस इनके दरमियान सेम रहती। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, डिस्टेंस तो मुसलसल बढ़ रही होगी। तो अब वो कह रहा है जब पी को रिलीज हुए सॉरी क्यू को रिलीज हुए 2 सेकंड गुजर चुके तब उनके दरमियान डिस्प्लेस डिस्टेंस 4.9 है। तब देखिए पी की जो डिस्टेंस है वो ओ से हम मेजर करेंगे, क्यू की जो डिस्टेंस है वो भी ओ से मेजर होगी, और दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लेंगे 4.9। तो असल चीज है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू हैज डिफरेंस 4.9। ये मेन चीज थी जो आपने आइडेंटिफाई करनी थी। अच्छा, इसके और भी तरीके हो सकते थे। अगर क्यू जिस वक्त पी यहाँ मौजूद था उस वक्त क्यू यहाँ से निकला था, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितनी थी? तो हम यू टी और वी हमारे पास मौजूद है, बल्कि हमारे पास तो ए भी आ चुका है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान निकाल सकते थे कि जब क्यू रिलीज हुआ तो कितनी डिस्टेंस थी। तो उसके बाद मजीद कुछ सेकंड्स गुजरे, टी सेकंड्स, और फिर टी सेकंड्स के बाद क्यू ने कितनी डिस्टेंस कवर की, पी ने कितनी कवर की, वो निकालते, और फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते, और फिर हमारे पास 4.9 से इक्वेट करते और फिर टाइम की वैल्यू आती। ये भी हो सकता था, बट ये ज्यादा मुश्किल अप्रोच है। तो इससे ज्यादा अप्रोच अच्छी क्या है कि पी को ओ से रिलीज किया गया, तो पी ने जो डिस्टेंस कवर की वो भी फ्रॉम ओ थी, पी की डिस्प्लेसमेंट थी फ्रॉम ओ। क्यू भी ओ से रिलीज हुआ, क्यू की भी डिस्प्लेसमेंट थी फ्रॉम ओ। तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकाली और उनको सब्ट्रैक्ट किया और आंसर को 4.9 से इक्वेट किया। सर जब दोनों की स्टार्टिंग सेम पॉइंट से हुई है तो फिर डिस्प्लेसमेंट में फर्क कैसे है? फर्क ऐसे है कि क्यू ने टी सेकंड्स तक ट्रेवल किया है और पी ने टी प्लस 2 सेकंड्स तक ट्रेवल किया है। तो डिस्प्लेसमेंट जो पी की है वो भी यहीं से देखी जाएगी और क्यू की डिस्प्लेसमेंट भी यहीं से देखी जाएगी, और फिर इनके दरमियान फासला 4.9 नोट किया जाएगा। तो एक की डिस्प्लेसमेंट कम एक की ज्यादा क्यों है? क्योंकि जिसने ज्यादा टाइम लिया है उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, जिसने कम ट्रेवल किया है उसने कम डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। लिहाजा दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट का फर्क है वो 4.9। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्टेंस के ही बराबर है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ या डिस्टेंस ट्रेवल वो बराबर ही है, क्योंकि यू टर्न वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 4.9 मीटर अपार्ट दिया हुआ है इसी को यूज करना है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 4.9 है। फिर अब पी का टाइम ज्यादा है, क्यू का कम है, क्यू का टाइम टी है तो पी का टाइम टी प्लस 2 है। और एस जब यूज होता है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हो एस इक्वल टू यू टी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक्सप्रेशन दोनों की 1.75 ही होगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की एक्सप्रेशन सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम इंक्लाइन प्लेन पर जो कि स्मूथ है उस पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के मुताबिक पी का जो टाइम लिया वो टी प्लस 2 लिया, और क्यू का जो टाइम लिया वो टी लिया। अब इनके दरमियान डिफरेंस आप देख सकते हैं, 4.9 से आप इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 1.75 डिवाइड बाई 2 जो है 0.875 होता है, 0.875। और टी प्लस 2 स्क्वायर को अगर आप खोलते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 4 टी प्लस 4 आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे आप 0.875 टी स्क्वायर, 4.9 से आप इक्वेट कर देंगे। सही है। अब यहाँ से आप देखें 0.875 टी स्क्वायर, और 0.875 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3.5 टी हो जाएगा ये, प्लस 3.5 हो जाएगा, और माइनस 0.875 स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, 4.9 से ये इक्वेट हो गया। यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दें, और 4.9 में 4.9 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 3.5, द आंसर इज 0.4। तो टी की वैल्यू पूछी थी, और टी जो है वो क्यू का टाइम था, लिहाजा टी की वैल्यू आ गई 0.4। देख सकते हैं टी का आंसर 0.4 ही है। देखिए आपने जब स्मार्टली जब इस चीज को हमने डील किया तो कितनी छोटी वर्किंग में काम हो गया।
वरना आपको पता है ज्यादा टेक्निकलिटी आ जाती है। बस एस पी माइनस एस क्यू इक्वल 4.9 करके हमने इक्वेशन फॉर्म किया है और हमने आंसर निकाल लिया। तो ये हमारा काफी आसान काम हो गया छोटी वर्किंग हो गई। जबकि अगर हम कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता अपनाते तो फिर वर्किंग यकीनन ज्यादा होती। बिल्कुल, दिस मेथड इज द इजियर वन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप डिस्कस किया करें मुझसे सवाल जो इसमें मसाइल मसाइल आए, ताकि हम कोई शॉर्टकट्स भी डिस्कस कर सकें। सही है, अच्छा जी, चलें, ये क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर हो गया? नोट डाउन भी कर लिया? ओके, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन नंबर 9 हमने फोर्सेस में डिस्कस किया था। मैं ये बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चन हमने फोर्सेस में डील किया हुआ है। फोर्सेस के अंदर जो एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स हैं उसमें एग्जाम्पल्स में मैंने करवाया हुआ है, और मैंने बताया था कि ये सवाल बहुत रेयरली आते हैं। मतलब 3-4 साल 5 साल में एक दफ़ा ये अकर होता है। तो वो पुराना सवाल था, 2008-9 से पुराना सवाल था। पता नहीं 4-5-6 का सवाल था, कौन से ईयर का था एग्जैक्टली याद नहीं, बट 2009 से पुराना सवाल था, ये कंफर्म पता है। तो हमारे टॉपिक क्योंकि 2009 के बाद के हैं, ये 2010 का सवाल है जो हमें नज़र आ रहा है। और इस तरह के सवाल मैंने इसी कैटेगरी में कंपाइल किए। इसकी एक्सप्लेनेशन फोर्सेज में हो गई थी, है फोर्सेज का ही सवाल, बट कंपाइल न्यूटन लॉ में हुआ हुआ है। तो अब इसको हम कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। Two rectangular boxes A and B are of identical size. The boxes are at rest on a rough horizontal floor with A on top of B. A और B का identical size है और boxes rest पर हैं on a rough horizontal floor with A on top of B. A has mass 200 kg and B has mass 250 kg. Size इनका identical है but masses में फर्क है. A horizontal force of magnitude P Newton is applied to B. फोर्स जो है वो नीचे वाले बॉक्स पे अप्लाई हुई। The boxes remain at rest if P is less than equals to 3150 and start to move if P is greater than 3150. अब आप इस बात को समझने की जरूरत यहाँ पर थी कि आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सर ने बताया था कि अगर फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स वो लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन हो तो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर रहते हैं, और अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से बढ़ जाए तो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो फिर नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए लग जाता है, मतलब फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम। तो जब उसने कहा बॉक्सेस रिमेन एट रेस्ट इफ पी इज लेस देन इक्वल टू 3150, तो पी इज द अप्लाइड फोर्स एज यू ऑलरेडी नो, इट्स रिटन ओवर हियर एज वेल, डायग्राम पे भी मेंशन्ड है। तो ये 3150 आखिर क्या है जिससे कि पी का कंपैरिजन किया जा रहा है? तो पी अगर लेस देन इक्वल टू 3150 है तो रेस्ट है, और पी अगर 3150 से ग्रेटर है तो मूवमेंट है। तो व्हाट इज दिस 3150? यस, व्हाट इज इट? इट्स द फ्रिक्शन, इट्स द फ्रिक्शन फोर्स। जी, सही से मेंशन, सिर्फ फोर्स नहीं कहना, फ्रिक्शन कहना है, राइट? तो P जो है ये अप्लाइड फोर्स है और 3150 फ्रिक्शन है। क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है या उससे कम है तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है तो मूवमेंट होगी। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना था कि दिस 3150 इज द गिवन फ्रिक्शन। पार्ट 1 में कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द फ्लोर। क्योंकि बिटवीन बी एंड द फ्लोर कह रहा है, लिहाजा फ्लोर का नॉर्मल डायरेक्शन नोट करना होगा। तो फ्लोर के लिए तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट माना जाएगा। फ्लोर को क्या पता है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। फ्लोर को दोनों ऑब्जेक्ट्स का कंबाइंड वेट अप्लाई हो रहा है फ्लोर पे। तो फ्रिक्शन जो जो सरफेस है, जो हमारा फ्लोर है, वो नॉर्मल डायरेक्शन देगा। नॉर्मल डायरेक्शन किसके बराबर होगा? दोनों के वेट के बराबर होगा। तो 200 प्लस 250 450 केजी, 10 से मल्टीप्लाई करके वेट हो जाएगा 4500 न्यूटन, नॉर्मल डायरेक्शन होगा 4500, फ्रिक्शन है 3150, म्यू म्यू इक्वल्स एफ अपॉन आर से आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना था कि फ्रिक्शन 3150 है, ये हमने कर लिया।
फिर हमें ये जहन में होना चाहिए था कि अगर फोर्स फ्रिक्शन से ग्रेटर है तो मूवमेंट होगी, और अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है या उससे कम है तो फिर रेस्ट होगा। ये जहन में अच्छी तरह से होना चाहिए सवाल के लिए। ये बात आपको फोर्सेस में अच्छी तरह से बताई गई थी, और ये सवाल भी करवाया गया था तो भी ये री करवाई गई थी। तो हमारा पहला पार्ट जो है उसमें आपने आर लिख देखा कि वेट 4500 है, तो अब इक्वल्स टू डाउन के मुताबिक आर भी 4500 होगा। म्यू इक्वल्स एफ अपॉन आर, फ्रिक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली थी कि उसने गिवन जो 3150 फ्रिक्शन है, म्यू इक्वल्स एफ अपॉन आर से हमारे पास म्यू आ गया 0.7। ये आपका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सही है, पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। 3 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। पार्ट नंबर 2, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉक्सेस इज 0.2। अब देखिए, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्लोर और बॉक्स बी के दरमियान, बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द ग्राउंड, और एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन द टू बॉक्सेस। ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, क्योंकि ए और बी के दरमियान भी एक कांटेक्ट है और बी और फ्लोर के दरमियान भी कांटेक्ट है, तो बिटवीन द टू बॉक्सेस जो कांटेक्ट फोर्स है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। गिवन दैट P इज ग्रेटर देन 3150। अब उसका कहना यह है कि क्योंकि P, उसने बोला मैं बता रहा हूं कि P 3150 से ग्रेटर है। जब P 3150 से ग्रेटर है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि बॉक्सेस विल मूव, क्योंकि इसने पहले ही ऊपर टॉप पे लिख दी थी ये बात कि अगर P 315 से ग्रेटर होगा तो मूवमेंट होगी। और ये इसने कहा कि अब मैं बता रहा हूं कि P वाकई 3150 से ग्रेटर है, लिहाजा बॉक्सेस मूव कर रहे हैं। लेकिन फिर आगे कहता है दैट given that P greater than 3150 and that no sliding takes place between the boxes। ये बात आपको पहले भी बताई गई थी कि दो बॉक्सेस के दरमियान कोई स्लाइडिंग टेक प्लेस नहीं हो रही। दो बॉक्सेस के दरमियान स्लाइडिंग नहीं हो रही। अब देखें ना, जब P फोर्स अप्लाई होगी बॉक्स बी पे, तो इसमें एक केस तो ये कि वो फोर्स इस तरह से हो कि दोनों के दरमियान मूवमेंट ना हो। एक हो कि इतनी शदीद पी फोर्स का इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड हो, इतनी जोर से धक्का मारूं बॉक्स बी को कि बॉक्स ए और बी के दरमियान भी मूवमेंट हो जाए, हिल जाए बॉक्स से। ऐसा होता है ना, तेजी से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को धक्का मारेंगे, ऊपर वाला स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगा। तो वो कह रहा है कि नहीं, पी फोर्स कंट्रोल्ड है, मतलब है तो 3150 से ज्यादा, ताकि मूवमेंट हो, लेकिन मूवमेंट इतनी कंट्रोल्ड है कि ए और बी के दरमियान कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो जैसे हमने कहा ना, नो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉक्सेस, तो हम समझ गए कि बिटवीन द बॉक्सेस द फोर्स इज लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट होती है बात। देखिए, बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द ग्राउंड, बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द फ्लोर, ये वाला मामला होगा। एंड एट द सेम टाइम बिटवीन द टू बॉक्सेस, ये वाला मामला होगा। मतलब क्योंकि P ग्रेटर देन 3150 है, लिहाजा लोअर बॉक्स और फ्लोर के दरमियान तो ये मामला है कि जो अप्लाइड फोर्स है यानी कि P, वो फ्रिक्शन से ज्यादा है। और जो जमीन की फ्रिक्शन है, जमीन पे जो लोअर बॉक्स और फ्लोर के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो 3150 है। तो लोअर बॉक्स एंड फ्लोर के दरमियान ऊपर वाला मामला है। और एट द सेम टाइम जब नीचे वाला बॉक्स मूव कर रहा है, तो बिटवीन द टू बॉक्सेस जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है। अच्छा, अब बिटवीन द टू बॉक्सेस फ्रिक्शन भी अलग होगी, और वो निकल जाएगी एफ इक्वल टू म्यू आर से। तो बिटवीन द टू बॉक्सेस म्यू कितना है भाई, 0.2 है। और बिटवीन द टू बॉक्सेस आर कितना है, देखना पड़ेगा कि बिटवीन द टू बॉक्सेस आर के लिए ए का वेट देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉक्स बी का सरफेस है उस पर तो सिर्फ ए का वेट अप्लाई हो रहा है ना। जमीन जो फ्लोर का सरफेस था उस पर तो दोनों का वेट अप्लाई हो रहा था, बट बॉक्स बी के जो सरफेस है उस पर खाली ए का वेट अप्लाई हो रहा है। तो ए का वेट है 2000 न्यूटन, 200 × 10, लिहाजा नॉर्मल रिएक्शन 2000 होगा। तो म्यू आर में म्यू 0.2 लेंगे और आर को 2000 लेंगे, और एफ निकल आएगा बिटवीन द टू बॉक्सेस। अच्छा, फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन में फ्रिक्शन निकल आई, फोर्स क्या है सर, फोर्स तो P न्यूटन है। बट सर ये P न्यूटन की फोर्स तो बॉक्स बी पे लग रही है, बॉक्स ए में तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो आप सोचें जरा, क्या मैं बॉक्स बी को धक्का मारूंगा तो क्या बॉक्स ए पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी? कोई फोर्स अप्लाई होगी, डायरेक्ट फोर्स कोई अप्लाई नहीं होगी, इनडायरेक्ट फोर्स अप्लाई होगी। बी की मूवमेंट की वजह से पी, क्योंकि पी पे फोर्स लग रही है तो दोनों ही बॉक्सेस मूव कर रहे हैं। तो अब एक तो पॉसिबिलिटी थी कि पी इतना ज्यादा है कि बिटवीन द टू बॉक्सेस स्लाइडिंग हो जाए। स्लाइडिंग क्यों हुई? क्योंकि फोर्स
अप्लाई हो रही है बिटवीन द टू बॉक्सेस, और एक सिनेरियो कि पी इतनी लिमिटेड रहे कि बिटवीन द बॉक्सेस स्लाइडिंग ना हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिटवीन द टू बॉक्सेस कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगी। बिटवीन द टू बॉक्सेस फोर्स तो एक्ट करेगी, लेकिन वो पी न्यूटन की नहीं होगी, वो कुछ और होगी। अब ये वो वाहिद केस है जिसके अंदर हमने ये देखा कि कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं है बट इनडायरेक्ट फोर्स अप्लाई हो रही है। और याद रखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही कहता है कि अगर हमें फोर्स निकालनी हो तो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। याद रखें, जब पी न्यूटन की फोर्स ब्लॉक बी पे लगी है तो क्या ब्लॉक बी एक्सेलरेट करेगा? जवाब है हाँ। जब ब्लॉक बी एक्सेलरेट करेगा तो जितनी एक्सेलरेशन ब्लॉक बी की होगी उतनी ही एक्सेलरेशन ब्लॉक ए की होगी, क्योंकि सिर्फ ब्लॉक बी अकेला मूव नहीं कर रहा बल्कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं। तो जिस एक्सेलरेशन से बी मूव कर रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से ए भी मूव करेगा। तो अब ए की एक्सेलरेशन नोट कर लें, जिसको मैं ए कह देता हूं क्योंकि वो भी मुझे पता ही नहीं है। बॉक्स बी की अगर एक्सेलरेशन ए है तो बॉक्स ए की भी तो ए ही है, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। और ए का जो मास है वो 200 है। तो यहाँ पर जब हम बिटवीन द टू बॉक्सेस मामला कंसिडर करेंगे तो फोर्स की जगह हम एम ए लेंगे और फ्रिक्शन की जगह म्यू आर। यही मैंने यहाँ पर किया। बिटवीन द टू बॉक्सेस फोर्स इज लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इज म्यू आर एंड आर इज 2000 जो ए का वेट है। जब मैंने एफ को जब म्यू को आर से मल्टीप्लाई किया तो एफ 400 आ गया। फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हम 400 निकाल चुके बिटवीन द टू बॉक्सेस। आपको डायरेक्ट फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रही बॉक्स ए पर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर डायरेक्ट कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो फिर फोर्स तो उस पर है, तो उस पर कितनी फोर्स है? जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है और जो उसका मास है उसका प्रोडक्ट ले लें। यूजुअली हम नेट फोर्स इक्वल टू एम ए ले रहे होते हैं, बट यहाँ पर जो फोर्स ए पर अप्लाई हो रही है जो आगे की तरफ है जिसकी वजह से, या नेट फोर्स नहीं है ये एम ए, याद रखें यहाँ पर नेट फोर्स एम ए नहीं है। मतलब नेट फोर्स से मुराद ये है कि फोर्स और फ्रिक्शन का नेट ऑफ करके नहीं है, मतलब जो फोर्स ए पर अप्लाई हो रही है खाली, जिस जो फ्रिक्शन से कम है। यस, एम ए इज ओनली द फोर्स ऑन ए, जो ए पे अप्लाई हो रही है फोर्स वो एम ए है। ए पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एम ए है, और वो फोर्स फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है। और ये फोर्स इसलिए है क्योंकि बी पे फोर्स लग रही है और बी मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो ए भी एक्सेलरेशन ए से ही मूव कर रहा है। तो ए के अगर मास को उसकी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पता चलेगा ए पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ए पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एम ए है 200 टू ए, और वो फ्रिक्शन के बराबर है या उससे कम है। ये वाहिद केस है जिसके अंदर इस तरह का मामला होता है, वरना यूजुअली हम नेट फोर्स इक्वल टू एम ए कर रहे होते हैं। तो एम ए इज लेस देन इक्वल टू 400 है, एम की जगह 200 ले लिया। 200 ए लेस देन इक्वल टू 400, ए लेस देन इक्वल टू 2। उसने कहा था शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्सेस इज नॉट ग्रेटर देन 2। मतलब साबित करो कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्सेस जो है ग्रेटर देन 2 नहीं है। तो नॉट ग्रेटर देन 2 का मतलब लेस देन इक्वल टू 2। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 से ग्रेटर नहीं है तो क्या है फिर? एट मोस्ट 2 है, इसका मतलब 2 है या उससे कम है। तो पार्ट 2 में हमने बिटवीन द टू बॉक्सेस कंसिडर किया, फ्रिक्शन निकाली म्यू आर से, और एम ए लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन, फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन में फोर्स की जगह एम ए लिया, और ए लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, जिसका मतलब है कि एट मोस्ट एक्सेशन कैन बी 2, दिस मींस इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2। हेंस शोन, शो करने का बोला था तो मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2 जो इसने कहा था। तो इसने कहा था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी निकालें। तब ये देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जिस वक्त बिटवीन द टू बॉक्सेस हमने मामला कंसिडर किया और ए लेस देन इक्वल टू 2 आया, उसी वक्त बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द फ्लोर अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो है वो पी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये बात पता है कि पी 3150 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब पी माइनस 3150 इक्वल टू एम ए होगा बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द फ्लोर। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं क्योंकि पी 3150 से ग्रेटर है। पी 3150 से ग्रेटर है तो पी माइनस 3150 इक्वल टू एम ए होगा। अब सवाल है कि ए की जगह क्या लिया जाए। तब ये बात ऊपर से साबित हो चुकी है पार्ट 2 से कि एक्सेलरेशन जो है लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तभी बिटवीन द टू बॉक्सेस कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 2 हो जाए तो फिर बिटवीन द टू बॉक्सेस मतलब फोर्स पी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए कि एक्सेलरेशन 2 से एक्सीड कर जाए,
फिर उस केस में बिटवीन द बॉक्सेस स्लाइडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये हमने साबित कर दिया कि बिटवीन द टू बॉक्सेस अगर स्लाइडिंग नहीं है, इसका मतलब यकीनन एक्सेलरेशन 2 है या उससे कम है, ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2। तो अगर ग्रेटर देन 2 हुई तो क्या होगा, स्लाइडिंग हो जाएगी। स्लाइडिंग ना हो, इसीलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 होनी चाहिए। अब स्लाइडिंग नहीं है तो पी, अच्छा जो एक्सेलरेशन बॉक्स ए की है वही एक्सेलरेशन बॉक्स बी की भी है जो मैंने आपको बताया। तो पी बॉक्स बी और लोअर बॉक्स बी और ग्राउंड के दरमियान जब मामला देखा गया तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए के मुताबिक एक्सेलरेशन लेंगे। और क्योंकि पी मुझे मैक्सिमम चाहिए तो एक्सेलरेशन भी मैं मैक्सिमम लूंगा, और पता है हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर नो स्लाइडिंग टू टेक प्लेस इज 2। इफ यू वांट टू इंश्योर दैट नो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस देन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2। तो लोअर बॉक्स और फ्लोर के दरमियान पी 3150 से ग्रेटर था, नेट फोर्स इक्वल टू एम में हमने एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2 ले ली, लिहाजा पी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 4050। ये आपका पूरा सवाल मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। एक्नॉलेज करें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहले स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है, तो आइए क्वेश्चन 12 देख लेते 7 मार्क्स का ये सवाल है, और इस तरह का केस मैंने कंसिडर करवाया है आपको एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स के दौरान, जिसमें नेट फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग दिया है ना 3√3 न्यूटन। मैंने भी आपको बताया था फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग या ऑन द स्ट्रिंग बाय द पुली, दोनों पर्सपेक्टिव्स आपको बताए थे। फोर्स कह लें, रिजल्टेंट फोर्स कह लें, तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग इज 3√3 न्यूटन। अच्छा, अब सवाल पढ़ते हैं। A small smooth pulley is fixed at the highest point A of a cross section ABC of a triangular prism। सवाल को हमेशा गौर से पढ़ें, एक एक लाइन उसकी गौर से पढ़ें, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है डायग्राम पे नहीं है तो उसको ऐड करते जाए या साइड पे नोट करते जाए। तो वो कह रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म है, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, एंगल बी सी ए इज 30 डिग्री, द प्रिज्म इज फिक्स्ड, the prism is fixed with the face containing BC in contact with a horizontal surface. The prism is fixed with a face containing BC in contact with the horizontal surface. Particles P and Q are attached to opposite ends of a light inextensible string which passes over the pulley. The particles are in equilibrium with P hanging vertically below the pulley and Q in contact with AC. अब लिखा हुआ है द पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं है। एंड पी हैंगिंग वर्टिकली बिलो द पुली, पी वर्टिकली हैंग हो रहा है। एंड क्यू इन कांटेक्ट विद एसी का मतलब ये है कि क्यू एसी के साथ कांटेक्ट में है, इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पर उसने मुझे कुछ कहा है कि स्मूथ है या नहीं है, कहीं उसने एसी का जिक्र नहीं किया कि एसी वाला सरफेस स्मूथ है या नहीं, आगे बता रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्यू एंड द प्रिज्म, इसका मतलब एसी इज द रफ सरफेस। अब तक इसने नहीं बताया, आगे जब वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देगा तो हम समझ जाएंगे, फ्रिक्शन का जिक्र कर ले, रफ का जिक्र कर ले, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दे, तीनों बातों का मतलब यही है कि एसी जो है वो रफ सरफेस। द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, तो आपको पता है कि स्ट्रिंग की वजह से पुली में जो फोर्स होती है उसका डायरेक्शन ये होता है, और द रिजल्टेंट द फोर्स द रिजल्टेंट फोर्स द रिजल्टेंट फोर्स exerted on the pulley, the resultant force exerted on the pulley by the string is 3 Newton। अब मैं कहूँ the force exerted on the string by the pulley will be the reaction force।
The reaction force exerted on the string by the pulley is also 3√3, but the direction will be opposite. हमने आपको जो बताया था उसमें मैंने बताया था कि जो हम रिजॉल्व करते हैं, हम देखते हैं टेंशन दोनों जगह। हम क्या करते हैं, ये देखें, एक टेंशन ये है, एक टेंशन ये है, एक टेंशन ये है, ये वाला मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये भी टी है, ये भी टी है। किसी एक को पास कर दिया करें और एक ट्राइंगल बना दिया करें। फिर ये वाला एंगल अगर पता चल जाएगा तो ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा, और फिर हम साइन रूल या कोसाइन रूल से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन ये होता है। तो ये जो हमने सीखा था ना, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग बाय द पुली, और यहाँ पर ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग है तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। मैंने ये बात मेंशन भी की थी कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो कह रहा है शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व करूंगा ये भी देख ले सर। ये 30 है, ये टी है, ये टी है, इसको आपने पास किया, ये टी हो गया, ये आपका ट्राइंगल बन गया। दिस इज आर। जब ये 30 है तो ये 60 होगा, ये वाला 120 हो गया, कि 90 + 30 120, 180 - 120 is 60, ये 60 हो गया, तो ये वाला एंगल 120 हो गया। तो टी टी एन आर एंड दिस इज 120। अगर आप साइन रूल से भी निकालते हैं तो साइन रूल से भी आप निकाल सकते हैं, कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं। साइन रूल से निकालेंगे तो ये 30 के एंगल लेंगे, तो टी अपॉन साइन 30 इक्वल्स टू आर अपॉन साइन 120। मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, हाँ साइन रूल ही यूज किया। देखें ये ट्राइंगल बनाया है, ये 30 120 है, मैंने आपको बताया, इसको पास किया हमने, ये ट्राइंगल बन गया, ये 120 डिग्री है। तो टी टी और रिजल्टेंट फोर्स हमें पता है, डायरेक्शन आपको पता है, ये जो फोर्स है ना, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग बाय द पुली, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, 3√3 मुझे पता है। सही है, 3√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने कंसिडरेशन में ले लिया इस चीज को। हाँ, ये पार्ट नंबर 1 के लिए हो गया, दिस इज पार्ट नंबर 1। तो टी अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू आर अपॉन साइन 120। आर मुझे पता है, साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, साइन 120 जो है √3/2 होता है, √3 कटा 6/2 3 हो जाएगा, सही है, 6 × 0.5 3 आ जाएगा। अब चेक कर लें, यहाँ से टी का आंसर 3 आ जाएगा। ये वर्किंग अगर आपने साइन रूल की एप्लीकेशन दिखा दी, ट्राइंगल दिखा दिया, तो आपकी वर्किंग अच्छी खासी हो गई, टी 300 शो हो गया। साइन रूल या कोसाइन रूल दोनों से करना मैंने लेक्चर्स में सिखाया था, इफ़ यू रिमेंबर, जाके नोट्स जाके देख लें, आपको नजर आ जाएगा। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अच्छा, फिर आप याद रखें, कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्यू एंड द प्रिज्म इज 0.75। थोड़ी देर अगर मैं क्लियर कर दूं उसको, नहीं क्लियर नहीं करना, चल कर लेते हैं। अब आप देखें, सबसे पहले ना सारी फोर्सेस कंसिडर किया गया, पार्टिकल पी पे फोर्सेस कंसिडर करें, क्या फोर्सेस है। तो पार्टिकल पी पे नीचे की तरफ वेट ऑफ पी है, और ऊपर की तरफ टेंशन है। क्यू की बात करें तो कोई भी पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे होता है, तो उसके ऊपर फोर्सेज होती हैं mg cos थीटा, उस पर होती है mg sin थीटा। वेट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अलावा आर होता है। 3 चीज़ें बाय डिफॉल्ट होती हैं। और इसके अलावा टेंशन, इस केस में क्योंकि पुली है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है, टेंशन टुवर्ड्स द पुली एक्ट कर रही है। उसके अलावा फ्रिक्शन हो, जब फ्रिक्शन किस जगह होगा ये बता दें। दिस विल डिपेंड कि कहाँ मूव करने वाला है, अबाउट टू मूव है या इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है। तो आगे उसने मेंशन किया, गिवन दैट क्यू इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड्स। क्यू ऊपर जाने वाला है, जब क्यू ऊपर जाने वाला है इसका मतलब टी mg sin थीटा से ज्यादा होगी, और फ्रिक्शन यकीनन नीचे की तरफ एक्ट करेगी। अबाउट टू मूव अपवर्ड्स है, लिहाजा फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड्स। ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड्स है तो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड्स। तो टी इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी साइन थीटा, ई इक्वल्स एफ प्लस एम जी साइन थीटा करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। और टी इक्वल्स टू डब्ल्यू पी करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। और मुझसे क्यू का मास पूछा गया है। अब पूरी वर्किंग आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये वेट है,
पी का वेट कितना है, क्या पी का मास मुझे पता था? नहीं, पी का वेट भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पता है कि टी इक्वल्स टू डब्ल्यू होगा ना। डब्ल्यू पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड है। ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ डब्ल्यू है, तो टी इक्वल्स टू डब्ल्यू। और टी तो आ चुका है, पता चल गया, टी टेंशन इज 3 न्यूटन। तो टी इक्वल्स टू डब्ल्यू के मुताबिक वेट भी 3 न्यूटन है। वेट ऑफ पी पता चल गया 3 न्यूटन। अच्छा, क्यू पे फोर्सेस देखें, एम जी कॉस 30, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री है, और ये एम जी साइन 30। ये क्यों गायब हो रहा है भाई? किस खुश फहमी में गायब हो रहा है ये? क्या आ गया? अच्छा जी, तो नीचे की तरफ फोर्स एम जी साइन थीटा है, ये एम जी साइन थीटा, थीटा इज 30। और यकीनन क्योंकि अबाउट टू मूव अप है, लिहाजा ऊपर की तरफ टेंशन होगी, टेंशन होगी विच इज इक्वल टू 3। और नीचे की तरफ फ्रिक्शन होगी क्योंकि अबाउट टू मूव अप है। तो इसका मतलब यहाँ पर टी इक्वल टू डब्ल्यू था। और पार्टिकल क्यू की बात करें अगर, तो टी इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी साइन 30। एफ म्यू आर के बराबर है, तो आर किसके बराबर है? आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 30। और जी 10 होता है, तो आर इक्वल टू 10 m cos 30 हो गया। और 3 इज इक्वल टू एफ प्लस 10 m sin 30 हो गया। एफ की जगह हम जो है म्यू आर रखेंगे, और आर की जगह 10 m cos 30 रखेंगे, तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें, ये सारी वर्किंग मैंने की है। सबसे पहले 3 इज इक्वल टू एफ प्लस 10 m sin 30, ये बना। यहाँ से 3 इज इक्वल टू एफ प्लस 5 m आ गया। अच्छा, एफ की जगह क्या करें भाई? तो एफ की जगह म्यू आर रखेंगे। अच्छा भाई, आर का क्या करें? तो आर एम जी कॉस थीटा के बराबर। अच्छा, खुद खुद कनेक्शन बन रहा है ना, मतलब देखें चीजें खुद खुद कनेक्ट होती हैं, ऐसा नहीं है कि फौरन से जहन में आ जाए। थोड़ा सा जब सारी फोर्सेस लिखते हैं तो सब खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन 30 आपने लिखा। फिर आपने कहा मैं क्या करूं? तो जी की जगह 10 रखा, एफ की जगह एफ ही रहने दिया, तो 3 इक्वल एफ प्लस 5 m हो गया। आपने कहा यहाँ से कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि एम और एफ दोनों अननोन है। आपने कहा एफ का क्या करूं? तो आपने कहा कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.75, तो एफ इक्वल टू म्यू आर है। तो आपने म्यू की जगह 0.75 रखना है, बट आर क्या है? फिर आपने देखा तो आर एम जी कॉस 30 के बराबर है। तो एम जी कॉस 30 मतलब 10 m cos 30 हो गया। तो अब म्यू की जगह एफ इक्वल टू म्यू आर रखना है, तो म्यू की जगह 0.75 और आर की जगह 10 m cos 30। 3 इक्वल्स 0.75 इंटू 10 m cos 30 प्लस 5 है। ये वाला जो इक्वेशन है, इसके अंदर एफ की जगह म्यू आर रखा, पूरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एम बन गया, जिससे हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय एफ इक्वल्स टू म्यू आर। 5 m की जगह 5 m, 3 की जगह 3। इसको अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका एम नॉन एग्जैक्ट आ रहा होगा, 3 ऐसे में राउंड ऑफ करके इट विल बिकम 0.261 kg। अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी बताना चाहते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी बता दें, फिर एंड में 3 ऐसे में राउंड ऑफ कर दें। तो यहाँ आप देखते हैं एम क्या आ रहा है, मैं आपको ज़्यादा एक्यूरेसी भी बताता हूँ। एम को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 0.75 इंटू 10 cos 30 प्लस 5, टी डिवाइड बाय आंसर 0.026 098। टी ऐसे में राउंड ऑफ किया तो इट बिकम्स 0.261 kg। आप चेक कर लें, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। तो टेंशन निकालने के लिए इस वाले फैक्ट को यूज किया, जो कि मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था केस 3 के अंदर, अगर आप देखें तो। और बाकी हमने इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, तो यहाँ पर तो मूवमेंट थी ही नहीं। ये आपका आंसर आया। इसको भी कॉपी कर लें और मुझे एक्नॉलेजमेंट भी दे दें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है सबके? क्लियर टू एवरीवन?
एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 में उसने सवाल दिया है, उसमें डायग्राम नहीं दिया उसने, डायग्राम खुद से विजुलाइज करना होगा। अब सवाल यूजुअली सिंपल होता है, बट क्योंकि हमारी बाजों का डायग्राम की आदत होती है तो हम घबरा जाते हैं। तो पार्टिकल्स ए ऑफ मास 0.65 kg and B of mass 0.35 kg are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a fixed smooth pulley. B is held at rest with the string taut and both of its straight parts vertical. Particle A of mass 0.65 kg and B of mass 0.35 kg are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a fixed smooth pulley. B is held at rest with the string taut and both of its straight parts vertical. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, बी रेस्ट पर हेल्ड हुआ हुआ है, स्ट्रिंग टॉट है, और जो स्ट्रिंग है जो टॉट है उसके दोनों पार्ट्स वर्टिकल है। इसका मतलब वर्टिकल पुली है। ये होता है ना, एक पार्ट वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड पार्टिकल्स मूव वर्टिकली, दोनों पार्टिकल्स वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल मोशन वाला क्वेश्चन है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग। ये डबल 2 टाइम्स टेंशन होता है, तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स exerted on the pulley by the string। मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन नहीं बताना। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की वजह से पुली पर जो फोर्स होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, 2T, एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग बाय द पुली इज अपवर्ड्स। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वजह से जो पुली पे खिंचाव आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेंशन। टेंशन मांगी गई है, एक्सेशन नहीं मांगी गई, बट आपको पता है कि आप क्या करते हो। ये वाला सिनेरियो पहले आपके जहन में विजुलाइज होना चाहिए। वर्टिकल पुली है ये, ऊपर की तरफ टी है, ए का वेट है ज्यादा है, ए नीचे जाएगा, वेट 0.65 × 10 के मुताबिक 6.5 है, और बी का वेट 3.5 है, तो ए विल मूव डाउन एंड बी विल मूव अप। ए अगर मूव डाउन है इसका मतलब वेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेंशन, और बी अगर मूविंग अपवर्ड्स है इसका मतलब टेंशन इज ग्रेटर देन वेट ऑफ बी। तो वेट ऑफ ए ग्रेटर देन टेंशन एंड टेंशन ग्रेटर देन वेट ऑफ बी। वेट ऑफ ए क्योंकि ग्रेटर देन टेंशन है, लिहाजा वेट ऑफ ए माइनस टेंशन इक्वल्स टू एम ए। तो 6.5 माइनस टेंशन इक्वल्स टू एम ए करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा, और टेंशन ग्रेटर देन वेट ऑफ बी है तो टेंशन माइनस वेट ऑफ बी विच इज 3.5 इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें, एलिमिनेशन से ही कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और अगर आप ऐसा करते हैं कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, अब देखें क्या होगा, माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, 6.5 माइनस 3.5 बन जाएगा 3, 3 इक्वल्स टू, और 0.65 प्लस 0.35 बन जाएगा 1, 3 इक्वल्स टू 1 ए बन जाएगा। तो उससे पहले आपके पास ए आएगा, टी नहीं आएगा, ए पहले आएगा, फिर ए के बाद आपके पास टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, ए आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी हो जाएगा 4.55 न्यूटन। और फिर आपको जो है आर जो कि 2 टाइम्स टेंशन के बराबर है, ये बात आपको पता है कि 2T अपवर्ड्स इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग बाय द पुली, पुली की वजह से स्ट्रिंग पे 2T अपवर्ड्स, और ये कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड
ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वजह से पुली पे, वो नीचे की तरफ होगा 2t डाउनवर्ड्स। तो अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए होगा तो मैं डायरेक्शन भी दे सकता हूँ, तो डाउनवर्ड्स है, बट मुझसे पूछा नहीं है। अगर पूछेगा तो मैं डायरेक्शन दूंगा और वो डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि सोचा करें, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ए और बी हैं, उसकी वजह से जब स्ट्रिंग की वजह से जब फोर्स अप्लाई होगी पुली पे, वो नीचे की तरफ होगी। ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग इज डाउनवर्ड्स, डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स है। सिस्टम इक्वेशन बना के भी आप काम कर सकते थे, सिस्टम इक्वेशन से आपके पास एक्सेलरेशन आती और फिर कोई और इक्वेशन बनाना पड़ता तो फिर उससे टी आ जाता। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। बहरहाल ये वर्टिकल मोशन का सवाल था जो कि इतना मुश्किल नहीं था। अब जरा बताएं, यहाँ तक बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? बिल्कुल, ये आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। उसके अलावा इनइक्वालिटी वाला सवाल अगर हम इसको एक दफा देख लें, एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन 70। अब ब्लॉक, इसमें इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया था कि फोर्स इनइक्वालिटी वाली जब भी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो आप समझ लें, मूवमेंट अगर है तो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, और मूवमेंट नहीं है तो अप्लाइड फोर्स इज लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन। सही है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आप इनइक्वालिटी वाले कोई भी सवाल को कर सकते हो। माइंड में इसी तरह सोचा करें, जब भी इनइक्वालिटी प्रूफ करने का आएगा, तो अगर इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तो आप समझ जाए फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगा होगा। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन से ओरिजिनेट हुई वो चीज। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन है तो वो फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन से ओरिजिनेट हुई है। अब यहाँ देखते हैं हम जरा क्या सिलसिला है, बात को और मजीद क्लैरिटी आ जाएगी उस कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह। A block of mass 2 kg is at rest on a horizontal floor. The coefficient of friction between the block and the floor is mu. A force of magnitude 12 Newton acts on the block at an angle alpha to the horizontal, where tan alpha is 3/4. So ये हमेशा याद रखें, जब tan alpha दिया हुआ होता है, क्यों दिया होता है, अल्फा क्यों नहीं दिया होता, ताकि आप डायरेक्टली सोचें कि tan अल्फा अगर 3/4 है तो साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप O अपॉन A कर लें। tan अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इज 3, एडजेसेंट इज 4, पाइथागोरस से आपके पास हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। तो साइन अल्फा हो जाएगा आपका, साइन अल्फा हो जाएगा आपका O अपॉन H, तो 3/5, और कॉस अल्फा हो जाएगा आपका 4/5। तो इस एक फैक्ट से आप एग्जैक्टली साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ताकि रिजॉल्विंग के बाद आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो, आपको एंगल के चक्कर में पड़ना ना पड़े। वरना एंगल डेसिमल में निकालेंगे, फिर एंगल की एक्यूरेसी आपको सोचनी पड़ेगी 3 डेसिमल प्लेसेस, फिर उसके बाद भी आप देखेंगे तो आपकी एग्जैक्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा एग्जैक्ट भी आएगा और आपका बहुत ज्यादा टेंशन दूर हो जाएगा। अच्छा, force of magnitude 12 Newton acts on the block at an angle alpha to the horizontal, where tan alpha is 3/4 when the applied force acts downwards, as in figure 1 नजर आ रही है। The block remains at rest. अच्छा, remains at rest का मतलब क्या है? The applied force is less than equals to friction. Force is less than equals to friction. Force है क्या? तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए है, वो फोर्स क्या है? तो पहले आप 12 को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। तो आपको पता है ये वाली फोर्स 12 कॉस अल्फा होगी, जो राइट ले जाने की कोशिश में है बॉक्स को। लेकिन क्या इस 12 कॉस अल्फा की वजह से बॉक्स राइट जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 12 कॉस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है भाई? फ्रिक्शन है म्यू आर। म्यू पता है, आर क्या है? अब आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए याद रखें, ना सिर्फ वेट होगा बल्कि 12 साइन अल्फा को भी लिया जाएगा। तो ऊपर की तरफ आर है और नीचे की तरफ वेट है। वेट कितना है? 2 kg। mg के मुताबिक 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ आर, नीचे की तरफ 12 साइन अल्फा भी और 20 भी, तो आर इक्वल्स 12 साइन अल्फा प्लस 20।
तो 12 cos अल्फा लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इज म्यू आर, और म्यू आर में आर की जगह पे रखेंगे 20 माइनस 12 साइन अल्फा, क्योंकि आर प्लस 12 साइन अल्फा इक्वल 20 है, तो आर इक्वल 20 माइनस 12 साइन अल्फा हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू लिखी, कॉस वाला की, कॉस अल्फा की लिखी, आर ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, 12 साइन अल्फा नीचे की तरफ, 12 कॉस अल्फा राइट की तरफ। अब इसको आप देखें, फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन है, पूरा सॉल्व किया है, तो फोर्स की जगह हम क्या ले रहे हैं भाई, फोर्स है 12 कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा 4/5 है, तो 12 इंटू 4/5, इट्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन म्यू आर है, म्यू की जगह म्यू ही है क्योंकि इसने बताया म्यू, और आर की जगह पे क्या लेंगे, तो आर इक्वल्स 12 साइन अल्फा प्लस 20, आर इक्वल्स 12 साइन अल्फा प्लस 20, और साइन अल्फा की जगह लेंगे 3/5, तो 12 टाइम्स 3/5 प्लस 20, आर इज 27.2, तो म्यू आर में आर की जगह 27.2 ले लिया, तो 12 cos अल्फा इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर, एंड आर इज 12 sin अल्फा प्लस 20। कैलकुलेशन की हमने, सिर्फ म्यू इज द वाहिद अननोन, 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, और 27.2 भी डिवाइड होगा, इसका प्रोडक्ट 9.6 है, 9.6 अपॉन 27.2। अब देख सकें इनइक्वालिटी म्यू की तरफ है, 9.6 अपॉन 27.2 इज लेस देन इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9.6 अपॉन 27, विच इज सिंप्लीफाइड टू 6/70, तो म्यू इज ग्रेटर देन 6/70। 5 नंबर की रिक्वायरमेंट आपकी डील होगी। जनाब पार्ट नंबर 1 क्लियर है इस क्वेश्चन का? यस। अच्छा, पार्ट नंबर 2 देखें, व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्ट्स अपवर्ड्स एज इन डायग्राम टू द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द फ्लोर। स्लाइडिंग है, इसका मतलब द फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, फोर्स फ्रिक्शन से ग्रेटर है। फोर्स क्या है भाई, तो देखें, फोर्स 12 cos अल्फा है, आर प्लस 12, अच्छा डायरेक्शन बदल गया, तो आप देखें पहले आर इक्वल 12 साइन अल्फा प्लस 20 था, जबकि अब आर प्लस 12 साइन अल्फा इक्वल 20 हो गया, मामला बदल जाता है। 12 cos अल्फा राइट है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट। वो कह रहा है फाइंड अनदर इनइक्वालिटी फॉर म्यू, अभी भी नेट फोर्स इक्वल टू एम नहीं लगाना है, इनइक्वालिटी बनानी है। तो इनइक्वालिटी क्या होगी, क्योंकि अब मूवमेंट हो रही है, जब मूवमेंट नहीं हो रही थी तो 12 cos अल्फा लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन था, अब मूवमेंट हो रही है तो 12 cos अल्फा ग्रेटर देन फ्रिक्शन है, 12 cos अल्फा ग्रेटर देन फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इज म्यू आर, म्यू की जगह म्यू ही रहेगा, आर की जगह क्या आएगा, तो आर प्लस 12 साइन अल्फा इक्वल 20 से आर निकल आएगा। तो फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन से ऊपर वाली इनइक्वालिटी शो करवाई थी, और नीचे फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन से नई इनइक्वालिटी निकलेगी। अब देखिए, फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन, फोर्स अभी भी 12 cos अल्फा है, cos अल्फा स्टिल इज सेम 4/5, तो ये प्रोडक्ट 9.6 आ गया। ये कैलकुलेशंस क्योंकि हमने ऊपर की हुई थी, तो इसलिए इसके मार्क्स सेकंड पार्ट में कम रखे गए, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस ऊपर वो करवा चुका था, तो 12 cos अल्फा की कैलकुलेशन हमें पता थी 9.6 है। अच्छा, आर चेंज हो गया, आर प्लस 12 साइन अल्फा इक्वल्स 20 है, साइन अल्फा वही 3/5 है, तो आर इक्वल्स 20 माइनस दिस विच इज 12.8, तो 12 cos अल्फा ग्रेटर देन म्यू आर है, म्यू की जगह म्यू, आर की जगह 12.8 रख दिया, तो 9.6 इज ग्रेटर देन 12.8 म्यू, और 9.6 अपॉन 12.8 इज ग्रेटर देन म्यू, एंड म्यू इज लेस देन 3/4। सिंप्लीफाई कर दें इसको, कैलकुलेटर पे डालें, 3/4 आए। नई इनइक्वालिटी जो निकालनी थी, दैट इज म्यू लेस देन 3/4। तो आपको यहाँ से एक चीज और लॉग हो गई कि किस तरह से आपने इनइक्वालिटीज बनानी है। नाउ यू नो हाउ टू फॉर्म इनइक्वालिटी। जी जनाब, बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तकरीबन 5 सवाल किए और हमारा कॉन्सेप्ट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।